Hello friends, we are discussing a chapter of 11th zoology, that is breathing and exchange of gases. Breathing of exchange of gases में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स किए हैं जिसके 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। आज मैं तीसरा जो पार्ट है उसका वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हम शुरू किए हैं तो उसमें अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें देखी। सबसे पहले ब्रीदिंग और एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसके अंदर हमने देखा है कि प्रिमिटिव जो एनिमल्स है जिसके अंदर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, सिलेंट्रेट्स है, उसके अलावा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, इनके बारे में देखा। तो हमने जो देखा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर सिलेंट्रेट्स देखा, हमने स्पॉन्जेस देखा जिसके अंदर हमने फ्लैट वर्म लिवर फ्लूक का एग्जांपल लिया, उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉलो होता है। उसके अलावा हमने अर्थवर्म का भी एग्जांपल देखा जो एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारे दिया गया है। उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो शो करता है। फिर हमने एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स देखे जिसके अंदर गिल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे गिल्स कहा जाता है, और गिल्स के जरिए जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स देखे, इंसेक्ट्स देखे हमने। इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट्स के बॉडी में, एब्डोमेन में, जिसको ट्रैकियल ट्यूब्स कहा जाता है, उसके ज़रिए वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ जो हमने रेस्पिरेशन देखा उसमें हमने जो मैकेनिज्म है ऑफ रेस्पिरेशन वो डिपेंड होता है 2 चीज़ों पे। एक तो वो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बताता है वो एनिमल, और किस हैबिटेट में रहता है वो भी हमने देखा। तो इसके बाद फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन शुरू किया। ह्यूमन रेस्पिरेशन में आप लोग जानते हैं कि हमने शुरू किया था फ्रॉम दी नोज़, हमने शुरू किया, नॉस्ट्रिल्स हमने देखे, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल पैसेज से नेज़ल कैविटी देखा। फिर हमने देखा कि लैरिंग्स में, फेरिंग्स में कैसा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है। हाँ, फिर फेरिंग्स में हमने देखा कि कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, ये जो है उसकी कॉमन ओपनिंग है फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स कहा जाता है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस के अंदर हमने खाया हुआ फूड ना जाए इसलिए उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनियस थिन फ्लैप होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है, वो हमने देखा। फिर हमने लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया। उसके बाद हमने देखा ट्रैकिया शुरू होता है। ट्रैकिया शुरू होता है जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स से वो सपोर्टेड किया जाता है। ट्रैकिया फिर 5th वर्क थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके वो ब्रांच होता है। ब्रांच होने के बाद ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है टर्शरी ब्रोंकाई में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स शुरू होते हैं। ब्रोंकाई के बाद ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स शुरू होते हैं। फिर लास्ट में टर्मिनल, यहाँ तक ये जो रिंग्स होते हैं वो इनिशियल ब्रोंकाई तक हाफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंकाई हमने देखा, टर्मिनल ब्रोंकाई देखा जिसमें हमने देखा कि इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। तो ये सब हमने देखा है ऑलरेडी, मैं पिछले 2 इसका एक रिकैप करवा रहा हूँ आपसे। इसके बाद हमने देखा कि थोरेसिक कैविटी होती है जो टाइट चेम्बर, एयर टाइट चेम्बर होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेम्बर डायरेक्टली अफेक्ट करता है पल्मोनरी वॉल्यूम पे, ये भी हमने देखा। तो अब आगे का हम उसके पार्ट देखने जा रहे हैं। फिर हमने ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर उसमें कंडक्टिव पार्ट देखा जो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है तो टर्मिनल ब्रोंकाई तक जो है वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। उसके बाद एक्चुअल एल्वेलाई जो है ये एक्चुअल डिफ्यूजन जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है वो वाला पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं एक्चुअल में, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका काम क्या है। उसका काम ये है कि फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव करना एयर में से, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, और उसके अलावा हमने देखा
कि एयर के जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाना। बॉडी टेम्परेचर फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमारे बॉडी का नेचुरल जो टेम्परेचर है वो ये है। यहाँ तक हमने आज तक देखा है। अब इसके आगे का पार्ट हम देखने वाले हैं। उसके आगे के पार्ट में हम रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये रिकैप के तौर पर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम एक्चुअल थर्ड पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून, हम शुरू कर रहे हैं। So this is the way I am teaching you the zoology topics here. Kindly appreciate, please appreciate the way I am teaching the subject matter to all of you. This is what we should must able to look at. थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हम जो देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ, तो हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है ये समझने के पहले हम पहले स्टेप्स देखते हैं कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ब्रीदिंग का और एक साइंटिफिक नेम है। ये ब्रीदिंग का और एक साइंटिफिक नेम हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ये वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है और आपको ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पल्मोनरी वेंटिलेशन ये वर्ड के साथ भी क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ब्रीदिंग का स्टेप्स विच आर द फॉलोइंग आर द ब्रीदिंग स्टेप्स ये भी आ सकता है, या विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन भी आ सकता है। तो जो साइंटिफिक वर्ड्स है और जो हमारे इसके अंदर एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो हमें याद रखने की जरूरत है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इनहेल इन बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर ली जाती है। तो ये एक पहला स्टेप है ब्रीदिंग का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है ब्रीदिंग, उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर ली जाती है। एटमॉस्फेरिक एयर को लिया जाता है और CO2 रिच एल्वियोलार CO2 रिच एल्वियोलार एयर को रिलीज किया जाता है बॉडी के बाहर। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर इनहेल किया जाता है और CO2 रिच एल्वियोलार एयर को बॉडी के अंदर बॉडी से रिलीज किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो स्टेप होता है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वियोलार मेम्ब्रेन। एल्वियोलार मेम्ब्रेन जो होता है, हमने देखा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जो एल्वियोलाई आता है, उस एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और CO2 का एल्वियोलार अक्रॉस दी एल्वियोलार मेम्ब्रेन। एल्वियोलार मेम्ब्रेन से ये दोनों जो गैसेस है उसका डिफ्यूजन होता है ब्लड के अंदर। ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आता है और एल्वियोलाई में से O2 यानी ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। एल्वियोलाई से ब्लड O2 जाता है और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आता है। तो ये दो स्टेप्स होते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है, ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये थर्ड स्टेप जो है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस। कौन से गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2। ये
ब्लड कैरी करता है। कैसा कैरी करता है? O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज और CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। और जब फोर्थ स्टेप जो आता है, मैं यहां लिख रहा हूं, फोर्थ स्टेप ये होता है कि जो O2 ब्लड ने टिश्यूज तक लेके गया, वहां पे O2 का टिश्यू सेल्स के अंदर एक्सचेंज होता है और O2 जो गया हुआ है वो कैटाबोलिक रिएक्शंस में यूज होता है। और जो इसके अंदर ये कैटाबोलिक रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होने वाला है वो CO2 टिश्यू सेल से ब्लड में एक्सचेंज किया जाता है। जो CO2 हार्मफुल है, इसको बॉडी के बाहर छोड़ना जरूरी है, इसलिए ये होता है। तो ये स्टेप्स है। ये स्टेप्स मैंने क्यों बताया? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी दिया गया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब कंप्लीट उसमें बता दिया गया, रिब्स के बारे में, लेटरली क्या है, वेंट्रली क्या है। वेंट्रली हमने देखा कि स्टर्नम है और लोअर साइड में डायाफ्राम है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, साइड से लैटरली जो है रिब्स है। ये पूरा चैप्टर होने के बाद समअप करने के लिए ये 4 स्टेप्स दिए गए हैं। एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर जाता है, CO2 रिच एल्वेओलार एयर बाहर रिलीज होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 को। और फोर्थ स्टेप ये दिया गया है कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, क्योंकि O2 का इस्तेमाल कैटाबोलिक रिएक्शन में होने वाला है और कैटाबोलिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला CO2 बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग के अंडर, हेडिंग के अंडर ये हमारे 4 स्टेप्स दिए गए हैं। हम अब एक्चुअली बात करते हैं, एक्चुअल आज का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आप में से कौन है जो बता सके मुझे कि मैकेनिज्म का क्या मतलब है? ब्रीदिंग तो हमें पता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस हमें पता है कि हमने देखा कि O2 को बॉडी में लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये जो है ये ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन अब मैकेनिज्म क्या है? बहुत से बच्चे इतने नए होते हैं साइंस के फील्ड में, या उन्हें इतना स्कूलिंग में नहीं पता होता है। मैकेनिज्म का मतलब है प्रोसेस। कोई भी काम का एक मैकेनिज्म होता है। अब लड़कियां हैं, उनको पूछो, बिरयानी बनाने का एक प्रोसेस होगा, पूरन पोली बनाने का एक प्रोसेस होगा, हाँ, या फिर कोई बर्गर पिज्जा, अभी जो जेंजी है आप लोग, बर्गर और पिज्जा बनाने का भी एक प्रोसेस है। तो किसी भी काम के अंदर स्टेप वाइज जो सिस्टम है उसको उसका मैकेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं कहा कि पुलाव बनाना है, तो जैसा हम वीडियोस में देखते हैं कि सबसे पहले कुकिंग वीडियोस आते हैं, किसी ने पॉट रखा, फिर उसमें पानी डाला, फिर बोला आधा घंटा उबालो, फिर 2 ऑनियन डालो, फिर टमाटर डालो, सो एंड सो फोर्थ। तो ये उसका मैकेनिज्म हो गया पुलाव बनाने का, बिरयानी बनाने का। इसी के अलावा हम देखते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम देखते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में आलू पराठे बनाए जाते, तो आलू लो, आलू धो, फिर उबालो, फिर ये जो प्रोसेस है इसको ही मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम जब बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो उसमें पहला जो उसमें स्टेप है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वर्ड खुद सेल्फ एक्सप्लेनरी है। इंस्पिरेशन मतलब कोई चीज अंदर ले रहे हैं हम। तो रेस्पिरेशन का पहला पार्ट क्या है? पहला स्टेप्स ये है कि इंस्पिरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। सेकंड स्टेप क्या है? एक्सपीरेशन।
इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन, जब हम बॉडी से कोई चीज बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर एक्सपिरेशन। तो हम जानते हैं क्या है, तो इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, और ये क्या होता है, O2 रिच होता है। और एक्सपिरेशन में क्या है, रिलीज ऑफ एल्वियोलार एयर, जो CO2 रिच होता है। तो ये हम देखते हैं, दो पार्ट है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट जो होता है O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, ये क्यों होता है, क्यों, कौन सी चीज इसको ट्रिगर करती है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कौन सी चीज ट्रिगर करती है? जब O2 एटमॉस्फेरिक एयर के जरिए बॉडी में जा रहा है, तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जाता है? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो देख लिया हमने। अब देखेंगे कि कौन सी चीज उसको ट्रिगर करती है। ये जो ट्रिगर करती है वो है प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ये वर्ड याद रखो आप। तो ये प्रोसेस जो इंस्पिरेशन की, वो ट्रिगर होती है प्रेशर ग्रेडियंट के लिए। अब प्रेशर ग्रेडियंट किसमें, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है एटमॉस्फियर और लंग्स के अंदर जो होता है, इनसाइड, जिसे हम करते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के अंदर के इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर के अंदर। ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए, पेस्ट को ट्यूब में से निकालने के लिए, हम जब ब्रश लेते हैं और उस पर ट्यूब से जब हम पेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। हमें थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा जोर से हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रेशर क्रिएट करने के जो प्रोसेस है, तो ज्यादा और कम, ये जो प्रोसेस है उसको ही प्रेशर ग्रेडियंट, जरूरत, प्रेशर बढ़ाना कम करना, ये प्रेशर ग्रेडियंट हम वो इस्तेमाल होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जब ऑक्सीजन को अंदर लेना है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना है, तो एक ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब बॉडी के अंदर कम होता है, जब हमारे लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होता है, यानी निगेटिव होता है, होता है, जब निगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर इनहेल की जाती है, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन ट्रिगर क्यों होता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर निगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। किससे कम होता है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। तो एटमॉस्फेयर जो एयर है वो बॉडी के अंदर इनहेल की जाती है। तो सेम वे जब एक्सपिरेशन होता है तब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्लाइटली, एटमॉस्फेयर में तो बहुत अबंडेंस है, हमारे लंग्स में लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर है। तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर पल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से CO2
रिच एल्वियोलार एयर रिलीज्ड आउट। तो ये हो गया एक्सपिरेशन। तो आई बात समझ में, इंस्पिरेशन के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव का हो जाता है तो इंस्पिरेशन होता है। जब प्रेशर ग्रेडियंट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब पॉजिटिव हो जाता है, बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो CO2 रिच एल्वुलर एयर एक्सपिरेशन के जरिए बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। लेकिन अब बात आती है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कैसा होता है। जैसा कि हमने देखा कि टूथपेस्ट निकालने के लिए ट्यूब पे हाथ से प्रेशर बनाया जा रहा है, हम हैंड मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होने के लिए ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है, यहाँ हमारा एनाटॉमिकल पार्ट शुरू होता है। इसमें फिर बॉडी के मसल्स, बॉडी के रिब्स, बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स है, डायाफ्राम, उसका यहाँ पे रोल आ जाता है। तो आई इस बात समझ में, पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यही यहाँ पे की है। और प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है, कैसा क्रिएट करता है, वो अब हम देखने जा रहे हैं, जो एनाटॉमिकल पार्ट है, जो अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो कैसा क्रिएट होता है। सबसे पहले हमने देखा था कि लंग्स के जो सराउंडिंग्स में क्या क्या है, तो हमने देखा था लोअर साइड को, ये ट्रैकिया हो गया, ये लंग्स हो गया हमारे। तो ये जो लोअर साइड है लंग्स का, यहाँ पे एक डोम शेप डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम एक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। डायाफ्राम डोम शेप्ड है ये डायाफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब अब जो नॉर्मल स्टेट में वो रिलैक्स्ड है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है, तो ये लंग्स जो है हमारे, वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? थोरैसिक वॉल्यूम जो है, थोरैसिक कैविटी, वो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिकुड़ गया मतलब छोटा हो गया। तो उसने अपनी जो जगह उसने ऑक्युपाई किया था, वो उसने थोड़ी सी कम कर दी। तो वहां पे लंग्स को पहले वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, मतलब थोरैसिक कैविटी को फैलने के लिए थोड़ी सी जगह बन गई। और जैसा थोरैसिक कैविटी बढ़ती है, हम पल्मोनरी भी कैविटी बढ़ती है और वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी बढ़ जाता है। जैसा हमने देखा था, डायरेक्टली अल्टर कर सकते हैं क्या हम पल्मोनरी वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी? नो, पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी पे डिपेंड होती है। तो जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाँ, तब सिकुड़ता है, तब वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्शन, जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, हेंस द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो अंदर जगह जब बनती है, जब देखते हैं हम कि एक रूम में 10 लोग थे, तो जरा रूम भरा भरा लग रहा था, लेकिन वही 10 लोगों को जरा बड़े रूम में ले जाकर आप खड़ा कर दो, तो रूम बड़ा दिखेगा और लोग कम दिखेंगे। उसी तरीके से जो कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि डायाफ्राम सिकुड़ गया, तो जो इसमें एयर का प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा। मतलब निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डायाफ्राम सिकुड़ने की वजह से जो हमारा रिब्स का, हमारा थोरैसिक कैविटी जो बढ़ जाती है, वो किस तरीके से बढ़ती है, वो अब हमको देखने का है। तो डायाफ्राम और इसके अलावा और स्पेशल
सेट ऑफ इंट्रा कॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, इसका भी इसमें दखल होता है। तो डायाफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ इंट्राकोस्टल मसल्स, हमने देखा कि लंग्स के लैटरल में ऐसे रिब्स होते हैं, तो ये रिब्स जो है, ये रिब्स भी के अंदर भी जो मसल्स होते हैं, इंट्राकोस्टल मसल इसको जिसको कहा जाएगा, ये मसल्स का भी इसमें रोल होता है। किसका किसका रोल होता है? डायाफ्राम का और स्पेशल सेट ऑफ इंट्राकोस्टल, स्पेशल सेट ऑफ इंट्रा कोस्टल मसल्स, इसका भी यहां पे रोल होता है। तो इनिशिएट जो इंस्पिरेशन है वो कैसा इनिशिएट होता है? जब डायाफ्राम हमारा सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जैसा हमने देखा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके अंदर एक इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है वो निगेटिव चला जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको इंस्पिरेशन होती है। तो इंस्पिरेशन क्यों ट्रिगर होता है? डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। लेकिन जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वक्त क्या होता है? जो बॉडी का एंटेरियो पोस्टेरियर, अब आप मुझे एक साइड से देख रहे हो, जब डायाफ्राम हमारा सिकुड़ता है, सांस मैं अंदर ले रहा हूं तो वो सिकुड़ गया, तो मेरा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम भी बढ़ गया था। तो जब वो सिकुड़ता है तो मेरा जो डायाफ्राम सिकुड़ने की वजह जो एंटेरियर मतलब मेरा फ्रंट साइड और पोस्टेरियर एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस है ये मेरे बॉडी का जो है वो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस है। अगर ऐसा मेरे से ये जो सीने से देख रहे ये मेरा एंटेरियो पोस्टेरियर, तो मैं सांस लेता हूं, जब डायाफ्राम मेरा सिकुड़ता है तो एंटीरियो पोस्टेरियर एक्सिस पे मेरी जो थोरेक्सिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके वजह से इंट्रापल्मोनरी जो मेरा प्रेशर है वो निगेटिव हो जाता है और अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जाता है। क्या सिर्फ डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है? नहीं, इसके अंदर रोल आता है, हमने जो अभी देखा इंट्राकोस्टल मसल्स जो है जो रिब्स के दरमियान होते हैं, तो इसके अंदर एक्सटर्नल, इसमें और एक कैच है, यहां आप ये कैच को समझो, नाम है इंट्राकोस्टल मसल्स, लेकिन ये भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंट्रा और इंटरनल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंट्राकोस्टल मसल ये नाम है मसल का, ग्रुप ऑफ मसल का, और एक्सटर्नल ये उसके पोजीशन के हिसाब से टाइप है। एक्सटर्नल रिब्स के बाहर से, इंटरनल रिब्स के अंदर से। ये अब आपको डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कैच आप समझो, कैच ये स्टार मार रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कैच है यहाँ पे कि इंट्राकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल है। तो इंस्पिरेशन जो हमारा जो ट्रिगर होता है, एक तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से भी होता है, दूसरा एक्स्ट्रा याद रखो, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से भी वो ट्रिगर होता है। मतलब इंस्पिरेशन ट्रिगर करने के लिए सिर्फ डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन नहीं काम करता है, बल्कि एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स भी काम करते हैं।
इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स के सामने जो हिस्सा है ये स्टर्नम जो है ये खिंच जाता है, एक्सपांड होता है, ऊपर आता है, और वो इंट्राकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से होता है। तो हमारे बॉडी का जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ये कौन सा है, ये एक्सिस कौन सा है, इसको हम कहते हैं इंट्राकोस्टल मसल से जो है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। यहां दो एक्सिस की बात हो रही है, आप याद रखिए, आप गड़बड़ ना करें, इसलिए मैं आपको खास तौर पे बता रहा हूं। एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस ऑफ बॉडी और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, बॉडी दोनों एक ही साइड की है। जो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस है वो भी फ्रंट और बैक से रिलेटेड है, यही एक्सिस की बात हो रही है, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी यही एक्सिस की बात हो रही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन उसको जो रिलेट किया गया है वो अलग सेट ऑफ मसल से। एक तो डायाफ्राम से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन से जो होता है वो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस है, और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स के वजह से डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे थोरेसिक कैविटी थोड़ी सी एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का जो वॉल्यूम है वो भी एक्सपांड होता है, निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और जो है सो एटमॉस्फेरिक एयर हम बॉडी के अंदर लेते हैं। तो आप क्या समझ लिया यहाँ पे, तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स के वजह से रिब्स को जो है वो हमारे लिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो दो बातें इसमें याद रखने की है, इंस्पिरेशन ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स की वजह से, जिसके वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो है थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। आपको रिपीट लगेगा, नए वर्ड्स है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बढ़ जाए। आप एक बार ये लेक्चर सुन लो और एक बार एनसीईआरटी आप रीड कर लो तो आपका ये लेक्चर, ये टॉपिक डन हो जाना चाहिए, ये मेरी सोच है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, और हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको। मैंने मैकेनिज्म बताया, जैसा मैंने बिरयानी का एग्जांपल दिया, जैसा मैंने आलू पराठों का एग्जांपल दिया, स्टेप बाय सिस्टम। तो वैसे इंस्पिरेशन का स्टेप बाय क्या है, पहला स्टेप है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेकंड स्टेप होता है एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस भी एक्सपांड होता है, रिब्स को वो लिफ्ट करता है। तो अब आते हैं एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन तो देख लिया, हाँ, अब आते हैं एक्सपिरेशन। कोई बता सकता है एक्सपिरेशन में क्या होता होगा? कौन बताएगा मुझे? एक्सपिरेशन में क्या होता है? जो इंस्पिरेशन में हुआ है उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जैसा कि हमने देखा इंस्पिरेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो एक्सपिरेशन में यही होता है कि डायाफ्राम रिलैक्सेशन में चला जाता है और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स भी रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। रिलैक्सेशन में जाते हैं मतलब वो अपने जो नेचुरल उनका पोजीशन है उस नेचुरल पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा ये लंग्स के अंदर डायाफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंस्पिरेशन होता है, और जब ये रिलैक्स हो जाता है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया था। वॉल्यूम बढ़ने के थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ने से पल्मोनरी वॉल्यूम भी, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने कैविटी वॉल्यूम बढ़ने के से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, दोनों भी बढ़ गए, प्रेशर ग्रेडियंट निगेटिव हो गया और इंस्पिरेशन हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्शन से वापस रिलैक्सेशन पे आता है मतलब ऊपर जाता है, तो ये जो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम है अब वो डाउन हो जाएगा, इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट इंट्रा
पल्मोनरी प्रेशर जो है वो नेगेटिव गया था, वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने की वजह से जो यहां एक्सचेंज हो गया है एल्वेलार में, CO2 रिच एल्वेलार एयर जो है वो फोर्स आउट हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी बाहर में। तो ये डायाफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंट्रा कोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन, मीन्स नॉर्मल पोजीशन पे वापस जाना, कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्स हो जाना। रिलैक्सेशन के वजह से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है और CO2 रिच एल्वेलार एयर बाहर छोड़ दिया जाता है। यह है एक्सपिरेशन। तो जिस वजह से इंस्पिरेशन ट्रिगर हुआ था, वही बात, मतलब ये दो टाइप ऑफ चीजों का, डायाफ्राम का और एक्स्ट्राकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से एक्सपिरेशन ट्रिगर हो रहा है। थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम कम हो रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इधर वाला देखो, वो वाला नहीं, ये कम हो रहा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जा रहा है और एल्वेलार एयर CO2 रिच बाहर छोड़ दिया जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। इंस्पिरेशन जिस वजह से हो रहा था, उसी वजह से एक्सपिरेशन हो रहा है। तो ये थे, हमने देखे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर इंस्पिरेशन के स्टेप्स और एक्सपिरेशन के स्टेप्स, जिसके अंदर मसल्स का नाम, डायाफ्राम का प्रोसेस आपको याद रखना जरूरी है। लेकिन एब्डोमेन में कुछ ऐसे भी मसल्स होते हैं जिसके वजह से, जिसका इस्तेमाल करके हम जो इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ है हमारे लंग्स की, उसको टेम्पररीली जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब मैं नेचुरली इंस्पिरेशन मेरा चालू है, वो रुका तो नहीं है, तो डायाफ्राम के जरिए वो और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल के जरिए इंस्पिरेशन मेरा चालू है। लेकिन मुझे किसी वजह से मुझे ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ लगा के, मेरी जो स्ट्रेंथ है इंस्पिरेशन की उसको बढ़ाना है मुझे। मेरी जो इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे। तो एब्डोमेन में कुछ ऐसे भी मसल्स है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ा सकते हैं। देयर आर हेल्प ऑफ स्पेशल abdominal muscles. With the help of special abdominal muscles, strength of inspiration can be increased, उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको इतना ही याद रखा है कि सिर्फ एक लाइन आई है हमारे एनसीईआरटी में, ये आई है हेल्प ऑफ स्पेशल एब्डोमिनल। एब्डोमिन का मतलब समझो आप, जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम से नीचे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एरिया है, डायाफ्राम के नीचे के हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। जहां थोरैसिक कैविटी खत्म हो जाती है, डायाफ्राम आ जाता है, डायाफ्राम के नीचे के हिस्से को हम एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन में कुछ ऐसे मसल्स है जिसका इस्तेमाल करके हम जो इंस्पिरेशन की हमारी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। इतनी बात आपके। अब ये कौन से मसल्स है, क्या है, कितने इन्वॉल्व है, क्या है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं ये अगरचे पढ़ाने बैठूं तो इसका एक अलग लेक्चर बन जाएगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमारे जितना सिलेबस में दिया है उतना हमको करना है। तो हेल्प ऑफ स्पेशल एब्डोमिनल मसल्स, हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन को, आप हर वर्ड, हर टर्मिनोलॉजी याद रखिए। स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, कल को क्वेश्चन आ गया, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट यू विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, तो यू शुड नो कि स्पेशल एब्डोमिनल मसल्स।
तो ये बात सही है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, मैं जो पढ़ा रहा हूं एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक वर्ड को मैं यहां कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा और एक बात हमारे एनसीईआरटी में आई है कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 मरतबा क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। 12 से 16 मरतबा 1 मिनट में वो ब्रीदिंग करता है। अब ये क्यों दिया मैंने, क्यों बताया? क्योंकि ये भी हमारे यहाँ एनसीईआरटी में है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, इसमें मेल फीमेल का हमारे डिफरेंस नहीं दिया गया। हेल्दी ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल मतलब मैं जिसको कोई बीमारी नहीं है वो हेल्दी है। अब कोई अगरचे लंग्स कैंसर किसी को है, या कोई किसी को अस्थमा है, या किसी को टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उनकी बात नहीं चल रही। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है उस, और नॉर्मल इसलिए कर रहा हूं, कुछ लोग एथलीट होते हैं, कोई स्विमर्स होते हैं। अब स्विमिंग करने वाले लोग, उनके लंग्स की कैपेसिटी बड़ी हुई होती है। जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करते हैं रोज डेली 5-10 किलोमीटर रोज रनिंग करते हैं, जो स्पीड में स्प्रिंट जिसको कहते हैं, जैसा हम देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए या फिर मिलिट्री भर्ती के लिए सैल्यूट है हमारे इंडियन फोर्सेस को, जो बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, रोज सुबह 4-5 बजे जो उठते हैं अर्ली मॉर्निंग और रनिंग करते हैं, जो 2-2 साल 3-3 साल रनिंग करते हैं, तो उनकी तो कैपेसिटी बढ़ गई हुई रहती है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में 12 से 16 मरतबा ब्रीदिंग करता है। ये भी हमारे एनसीईआरटी का यहाँ पे हिस्सा है। अब लास्ट में हम देखेंगे स्पीरोमीटर। एक चीज है स्पीरोमीटर। क्या है ये स्पीरोमीटर? जो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, जब वो एमबीबीएस कर लेंगे और वो जब आगे एमबीबीएस के आगे की पढ़ाई करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो वहां पे एक, मैं ये अदर दैन सिलेबस बता रहा हूं, चेस्ट फिजिशियन चेस्ट फिजिशियन नाम का जो स्पेशलाइजेशन बच्चे करेंगे, या फिर पल्मिनोलॉजिस्ट जो लंग्स से रिलेटेड है, लॉजिस्ट बनेंगे। चेस्ट फिजिशियन या पल्मिनोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, ये जो बनेंगे वो लोग इसका डे इन डे आउट इस्तेमाल करने वाले। इसका स्पीरोमीटर का। स्पीरोमीटर ये एक तरीके का गैजेट है, एक तरीके का apparatus है, जिसमें हम जब डॉक्टर कन जाते हैं तो डॉक्टर आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ, आपकी उसको मेजर करने के लिए उसमें आपको फूंक मारने के लिए कहता है। और उसके अंदर अलग अलग कलर के 3 बॉल्स होते हैं। आप गूगल कर लेना स्पीरोमीटर, आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे एक खासा छोटा 2 मिनट का वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप आपके फूंक मार के कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो बॉल जो है उसमें 3 कलर के येलो, रेड, ग्रीन बॉल्स होते हैं, वो आप हवा में उड़ा सकते हैं अपनी फूंक की प्रेशर से। उस पे से आपकी लंग्स की कैपेसिटी वो मेजर करता है, जिससे, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट। जो वॉल्यूम ऑफ एयर, आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर, आपने जो लंग्स मिली थी वो वॉल्यूम का क्या है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, इसको मेजर करने के लिए स्पीरोमीटर का यूज होता है। तो इतनी सी एक लास्ट में पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ एयर
जो आपने ब्रीथ किया है, ब्रीदिंग के अंदर लिया है, उसका एस्टिमेशन करने के लिए स्पीरोमीटर का इस्तेमाल होता है। और ये क्लिनिकल, इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने लिया है वो उसको क्लिनिकल असेसमेंट के लिए स्पीरोमीटर के जरिए मेजर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप आपको पूरा हर डिटेल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट आप रिप्ले करके देखिए, पीछे जाके देखिए। तो ये थे रेस्पिरेशन के, हमने स्टार्टिंग किया स्टेप से, जिसके अंदर ब्रीदिंग का को हमने देखा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है। इंस्पिरेशन जिसके अंदर एटमॉस्फेयर अंदर ली जाती है, एक्सपिरेशन जिसमें CO2 रिच एल्वेलर एयर बाहर छोड़ दी जाती है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 एट द एल्वेलर, ये एल्वेलर मेम्ब्रेन पे जो होता है वो एक स्टेप है। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है गैसेस को टिश्यू तक, जहाँ पे O2 का यूज होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, वो देखा हमने। और CO2 जो प्रोड्यूस हुआ कैटाबॉलिक रिएक्शन में वो रिलीज आउट हो जाता है। ये स्टेप देखे, उसके बाद हम मैकेनिज्म स्टेप वाइज प्रोसेस, जैसा आलू पराठा बिरयानी, याद रखो। तो वहाँ से हम भूख तो नहीं लगी किसी को, तो वो शुरू हो जाता है। फिर हमने देखा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और ये शुरू होता प्रेशर ग्रेडियंट, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो कि पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर की बात चल रही है यहाँ पे, वो क्रिएट किया था। उसका फिर डायाफ्राम, इंट्राकोस्टल मसल, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, रिब्स, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसके इंस्पिरेशन क्यों ट्रिगर हुआ, एक्सपिरेशन क्यों ट्रिगर हुआ। उसके बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर 12 से 16 मरतबा नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 1 मिनट में रेस्पिरेशन करता है। फिर स्पीरोमीटर, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इन ब्रीदिंग में इस्तेमाल हो रहा है उसको क्लिनिकल असेसमेंट के लिए डॉक्टर स्पीरोमीटर के ज़रिए आपका करते हैं। तो इन नटशेल ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड, ये मैंने आपको बताया है। स्टे ट्यून, हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 11th 12th के पूरे जूलॉजी के हम जो है चैप्टर 1 by 1 करेंगे। भले हमें टाइम लगो 4 महीना 6 महीना, जितना भी टाइम लगो, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए जूलॉजिक्स बाय नवाब सर फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र। थैंक यू।